Assalamu alaikum everyone. I'm Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of Wellbeing Center. WBC के प्लेटफॉर्म से आज हम आपको लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। मैं और मेरी तमाम टीम आपको वेलकम करती है और हम डिफरेंट इश्यूज पे बात करते हैं। ये एक सीरीज़ है जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम लेके चल रही है, जिसमें हम पेरेंट्स स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। उनको तमाम सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं ताकि उनको पता चल सके कि उनका बच्चा किस किस टाइम में किस किस लेवल पे होना चाहिए और किन किन एरियाज में वो लैग कर रहा है। लास्ट टाइम ने भी हमने एक अहम मौजू पे बात की थी, जिसमें हम लोगों ने डिलेड के साथ नॉर्मल क्राइटेरिया को डिस्कस किया था। आज हम साइन एंड सिम्टम्स पे बात करेंगे। ऑलमोस्ट तमाम एरियाज को हम टच करेंगे। सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ अपनी तमाम टीम को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ओके, थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया और स्पेशली वालेकुम सोसाइटी में एक अवेयरनेस की थैंक यू सो मच। अवेयरनेस की एक सीरीज को लेके चल रहा है डब्ल्यूबीसी और उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उमैर से कहूँगी कि आप काइंडली साइन एंड सिम्टम बात करें कि कौन कौन से डेट के साथ जब बच्चे आते हैं तो किन किन इश्यूज के साथ और किन किन साइन एंड सिम्टम के साथ आते हैं। जी उमैर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हियर इज मोहम्मद उमर। मैम, जैसे कि साइन एंड सिम्टम की आपने बात की, तो जैसे बच्चा पैदा होता है उसमें सच कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था नॉर्मल डिलेड माइलस्टोन, उसमें मैंने बात की थी कि विथ द एज रिफ्लेक्सेस आते जाते हैं और वो उनकी चेंज, जैसे रिफ्लेक्स आएंगे जाएंगे, अगर वो वापस नहीं जा रहे हैं अपनी एज के मुताबिक तो वो डिलेड काज कराएंगे। अब इसमें ये होता है कि पहला जैसे ही बच्चा 2 महीने का होता है या 3 महीने का, तो डिलेड बच्चा होता है उसमें एक तो आई कांटेक्ट का एक साइन होता है, जिसे वो एक ही चीज़ पे फोकस कर देता है या किसी चीज़ पे फोकस बिल्कुल नहीं करता। जो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा है, जैसे वो हमें पता कैसे लगे कि भाई वो फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे जैसे बच्चे को मदर फीड करवाती है तो वो उसको पता नहीं लगता। जो डिलेड बच्चा होता है ना, तो उसको फीड का पता नहीं लगता। वो कभी मुंह इधर लेके जाता है, कभी इधर लेके जाता है, उसको कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी जो आई का कांटेक्ट है वो एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं होता, वो डिलेड होता है। दूसरा, बच्चा जैसे ही एज के साथ बढ़ता जाएगा तो बच्चे के रिफ्लेक्सेस आएंगे और जाएंगे विथ द नॉर्मल बच्चे का। जो एबनॉर्मल बच्चा जो होगा, जो डिलेड बच्चा होगा, उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो आएंगे और जाने में टाइम लेंगे। तो उसके दूसरी साइंस ये होगी कि उस बच्चे की बॉडी फ्लोपी होगी, बिल्कुल लूज बॉडी होगी। ऐसे लगेगा जैसे इसमें कोई टोन ही नहीं है बच्चे में। बच्चे को आप एक साइड पे करोगे वो ऐसे गिर जाएगा, उस साइड पे करोगे उधर गिर जाएगा, उसके बाजू को उठाओगे तो पूरा बाजू खींच के चला जाए, ऐसे लगेगा कि निकल आएगी उधर से चीज, फ्लॉपी हो जाए बॉडी, वो उसका से साइन होता है। अब नेक होल्डिंग, 3 महीने का बच्चा हो गया, बॉडी फ्लॉपिंग होगी तो जारी है उसका वेट बेयर नहीं होगा। तो ये एक और साइन है कि बच्चा अगर नेक होल्डिंग एज के साथ नहीं कर पा रहा, जो है उसकी नेक होल्डिंग एज के साथ नहीं हो पा रही, वो बच्चा डिलेड हो रहा है, ये उसका दूसरा साइन है। तीसरा जो बच्चे का साइन है, उसके अगर पाँव और घुटनों की बात की जाए, पाँव और घुटनों की, तो उसमें एक गैप हमें महसूस होगा। हम नॉर्मल बच्चा देखेंगे कि उसके घुटने बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे होगी। जो डिलेड वाला बच्चा होगा, फ्लॉपी बॉडी होगी उसकी, उसकी टांगों में जारिया जो घुटना है उसमें थोड़ा लिटिल बिट हमें इतना गैप ऐसे मिलेगा। हम ऐसे घुटने को अगर सीधा करेंगे तो घुटना इनवर्ट हो जाएगा, जैसे उसका जो है टांग का घुटना बिल्कुल यू इनवर्ट हो जाएगा, इनवर्ट ऐसे। तो ये एक और साइन होती है फिजिकली जो बच्चे में नजर आती है। अब उसके आगे बच्चा जैसे सिटिंग में, अब जारी है जैसे नेक होल्डिंग ना ही उस बच्चे में ना हो सकी तो जारी उसमें सिटिंग भी ना ही होगी बच्चे में। उसका वही जो रिफ्लेक्स है वो एक गया ही नहीं है, तो दूसरा किसी आएगा जो बच्चे का है। और
वो जो डिलेड वाले बच्चे होते हैं उसमें मेन चीज़ ये होती है कि वो जो सिनर्जीज अपने प्रोड्यूस करता है वो सिनर्जी ब्रेक होती है कि अगर रिस्ट पे फ्लेक्शन कर रहा है तो एल्बो पे एक्सटेंशन करेगा, अगर एल्बो पे एक्सटेंशन कर रहा है तो शोल्डर पे फ्लेक्शन करेगा। ये एक डिलेड बच्चे का है विथ रिलेटेड टू सेरिब्रल पाल्सी का जो बच्चा है, अगर वो बच्चा 3 मंथ का है या 6 का सेरिब्रल पाल्सी जी सर, उमेर आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है। जी उमेर आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है। ओके फाइन, आई थिंक कोई नेट इशू है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सरगुल से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं हमारे, कि वो बताएं कि जब बच्चा डिलेड माइलस्टोन के साथ होता है तो उसमें ओके कंटिन्यू हो गया। जी सर, जी उमेर साहब, आप यस मैम, कहेंगे दोबारा कोई कंटिन्यू सिग्नल करेंगे? का सिग्नल ड्रॉप हो गए बीच से, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सिग्नल कोई ड्रॉप इशू हो नहीं, गए। कोई तो इशू नहीं। जो जो बच्चा डिलेड के हम कह रहे थे बात, जो सेरिब्रल पाल्सी और डिलेड के, मैं एक डिफरेंस को आपको पेरेंट्स को गाइड कर रहा था। जो डिलेड वाला होगा उसकी सिनर्जी डिफरेंट होगी, फ्लेक्सर्स के साथ एक्सटेंसर होगी एल्बो या रिस्ट पे। अगर सेरिब्रल पाल्सी वाला बच्चा होगा तो उसकी जो है वो बिल्कुल फ्लेक्सर सिनर्जी बन जाएगी, तो रिस्ट से लेकर शोल्डर तक ही फ्लेक्सर होगी। एक्सटेंसर सिनर्जी बन जाएगी तो बिल्कुल एक्सटेंसर बन जाएगी। ये भी एक साइन होती है अपने बच्चे में, जो पेरेंट्स हैं वो देख ले कि मैं हमारे बच्चे में बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। अब कोई एक बच्चा अगर डिलेड हाइपो हाइपर स्पास्टिक है, बच्चा डिलेड है और हाइपर स्पास्टिक है, तो उसके मसल्स बिल्कुल टाइट होंगे और स्टिफ होंगे, बिल्कुल स्टिफ। ये भी एक साइन होता है कि बच्चा जो है वो विथ द एज मसल उसके डिलेड हो रहे हैं। वो मोस्टली जो सिम्टम होता है वो सेरिब्रल स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी में हमें जो है ना नज़र आता है। अब मैं एक और सिम्टम बताऊं कि अगर बच्चा डिलेड होगा तो वो बिल्कुल जो अपना है जो अटेंशन, जैसे मैंने पहले ही बताया था ना आई कांटेक्ट वाली, ऐसे ही उसके जो हेयरिंग है और स्पीच है ये बिल्कुल मैच नहीं करेगी जो डिलेड बचा होगा। अगर उसके सामने आप कोई ज़्यादा साउंड वाली चीज़ चलाएं तो वो ऐसे जैसे बच्चा कंफ्यूज हो जाए, वो ऐसे नहीं खौफज़दा बच्चा हो जाए। और बिल्कुल अगर लाइट म्यूजिक हो बिल्कुल उससे भी वो बच्चा डरता है, जो डिलेड वाला बच्चा है उससे भी डरता है, तो हल्का लिटिल बिट अगर वो साउंड प्रोड्यूस कर दे तो ये भी एक वो उस बच्चे की साइन होती है जो बच्चा नॉर्मलों से नहीं डिलेड होता है, जिसमें ओके फाइन। ये फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग उमर साहब ने बात की और बड़ी डिटेल से बताया कि किस तरीके से अगर वो डिले होता है कौन कौन से साइन और सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं और पेरेंट्स को पता चल जाता है। सर गुल से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि सर आप बताएं कि डिलेड माइलस्टोन के साथ जब बच्चा होता है तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अकॉर्डिंग, उस विजन के अकॉर्डिंग आप कैसे देखते हैं उसको और किस तरीके से उसके साइन एंड सिम्टम्स सामने आते हैं? जी मैडम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और डिलेड माइलस्टोन के रेड फ्लैग्स मोस्टली जो मेरे साहब ने हाईलाइट किए हैं, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के डोमेन कॉग्निटिव और फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, यानी फिजिकल और कॉग्निटिव वाइज हम बच्चों को देखते हैं। सो जो इनिशियली जो रेड फ्लैग्स हैं, बिफोर 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 वी प्रोसीड टू माइलस्टोन्स, वो जो बच्चे के जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं वही दे आर अफेक्टेड इनिशियली। और आई थिंक प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काफ़ी बात हो चुकी है लास्ट सेशन में। सो जो डिलेड जो स्टार्ट रीज़न काफ़ी सारे हैं, वी कैन डिस्कस इट लेटर।
जो रेड फ्लेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिलेड रिफ्लेक्सेस, जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, तो सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबी में दो तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे मोरो और रूटिंग. सो जो डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, समटाइम्स जो रूटिंग रिफ्लेक्स भी और इवन सकिंग रिफ्लेक्स भी डिलेड होता है, जिसकी वजह से बच्चा शुरू से लेकर डिपेंडेंट होता है उस पे फीड पे. सो ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड द फूड, जो कि हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स जो काम आता है टू सर्च फॉर द फूड. और उसके बाद जो सकिंग रिफ्लेक्स है फॉर फीडिंग, सो वो भी डिले होता है. तो जो बच्चा इस कंडीशन में पैदा होता है, दैट इज लाइक ही प्रेजेंट्स विद इनएबिलिटी टू सर्च फॉर द फूड, और ही इज़ टोटली डिपेंडेंट. फिर वो मेडिकल कंडीशन हो जाती है कि न्यूबॉर्न को कैसे फीड कराना है, वो थ्रू ट्यूब एंड एवरीथिंग. सो इनिशियली प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी डिले होते हैं. आफ्टर दैट जो हमारा पाल्मर रिफ्लेक्स है वो डिले होता है. जैसे कि पाल्मर रिफ्लेक्स का साइन है कि आप बच्चे के हाथ में कोई भी चीज़ टच करती है तो ही इज़ कम्प्लीटली होल्डिंग इट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. वो ऑटोमेटिकली उसको होल्ड करता है. तो वो होल्डिंग या पाल्मर रिफ्लेक्स में के रेस्पॉन्स में भी डिले शो करता है. और जो फायर फ्लाइट के जो हमारे फंक्शंस हैं उसमें भी ही शोज लेट रेस्पॉन्स. और अगेन उसकी वजह से जो बाकी जो फंक्शनल स्किल्स हैं, फंक्शनल माइलस्टोन्स, जैसे नेक होल्डिंग, सिटिंग, क्रॉलिंग, एवरीथिंग इज डिलेड on it's not actually on time. So definition of delayed milestones की यही है कि any kid who is not attaining the normal developmental milestones on particular time is called delayed milestone. Okay, so for example neck holding देखा गया है कि mostly starts from 2 to 3 months. So अगर 3 months में neck holding is not achieved, so it's called like delayed milestone. Same with the sitting. Okay, sitting and crawling. So if nothing is on time, so of course it's called delayed milestone. So mostly one more thing I want to highlight that हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डिलेड माइलस्टोन्स की बात कर रहे होते हैं मोस्टली, जैसे नेक होल्डिंग, सिटिंग और वॉकिंग एंड क्रॉलिंग. सो जैसे उमर साहब ने हाईलाइट किया इट्स विजन का. सो जैसे बच्चे रेफर होके आते हैं हमारे पास, या इवन ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के किड्स या फिर ऑटिस्टिक के, मोस्टली with the main complaint of no eye contact. So apart from that, apart from routine reflex, apart from sucking reflex और जितने भी हमारे primitive reflexes हैं, these are like physically हमें उनको पता, physical symptoms के through we come to know okay this response is delayed, but actually vision का भी बहुत important role है. Vision का in terms of starts with the tracking of object. Okay, if there is something moving in front of their eyes, they just they turn their head या फिर उसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और ट्रैक करेंगे उस ऑब्जेक्ट को. So sometimes if there is severely delayed, their vision is also affected. So आगे जाकर in their school life, in their childhood occupations, उसमें उनमें काफ़ी ज़्यादा issues हो जाती हैं due to the delayed visual perception, जो कि हमें बाद में जाके रेफरल के थ्रू पता चलता है ओके डिलेड आई कांटेक्ट नहीं है. तो रीज़न यही है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रिफ्लेक्सेस, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, विजुअल परसेप्शन या विजुअल मोटर परसेप्शन का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. जी मैडम. ओके फाइन. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा होता है कि बच्चे के जो ग्रॉस लेवल स्किल्स हैं या मोटर्स हैं वो तो फाइन है, लेकिन फाइन डिले जा रहा है, या अगर फाइन और ग्रॉस तो ठीक है, सेंसरी में कुछ इश्यूज जा रहे हैं, डिले जा रहा है, कि एक चीज़ भी अलग से हो सकती है या डिले है वो तमाम चीज़ों में ही डिले है? जैसे देखें, डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी, डिपेंड्स ऑन द मेडिकल कंडीशन. कुछ बच्चे दे आर ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के साथ डायग्नोस होते हैं, सो दे आर सिवियरली डिलेड, सो देयर एवरी एरिया इज अफेक्टेड. फिजिकल, फाइन मोटर, कॉग्निशन, विजुअल परसेप्शन, एवरीथिंग इज डिलेड.
और अगर माइल्ड बच्चा है, if he is diagnosed with mild developmental delay, then yeah, there might be some area which is affected. So sensory and gross motor is a big thing. So अगर प्रॉब्लम आती है, अगर प्रॉब्लम कहीं आती है तो द बैकग्राउंड इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स. सो बाद में जाके चाइल्डहुड लाइफ में या स्कूल लाइफ में उसके प्रॉब्लम्स बाद में शो होते हैं एज लाइक स्कूल लाइक फंक्शनल स्किल्स. ओके, सो द बैकग्राउंड इज द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, उसकी सारी चीजें डिलेड होती हैं. दिस इज व्हाई ही दैट किड इज नॉट अटेंडिंग नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इन लेटर लाइफ. जो सेंसरी की आपने पूछा, सेंसरी का टोटली बेस्ड ऑन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. अगर लेट सपोज एसटीएनआर रिफ्लेक्स डेवलप नहीं हुआ या फिर एटीएनआर डेवलप नहीं हुआ, सो यस, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है ग्रॉस मोटर पर भी और सेंसरी पर भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मसल टोन पे. सो जैसे उमेर साहब ने बताया कि मोस्टली ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेड के बच्चे रिप्रेजेंट्स विद हाइपोटोनिया, मोस्टली इन सम केसेस हाइपोटोनिया एज वेल. सो अगर मसल इन्वॉल्व है तो हिज पोस्चर इज इन्वॉल्व, हिज मसल टोन इज इन्वॉल्व, एंड ऑफ कोर्स सेंसरी इज इन्वॉल्व. ओके, फाइन. मैं अब स्पीच के हवाले से बात करूँगी कि स्पीच में जो डेवलपमेंटल डिले के साथ होते हैं बच्चे, उनके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. सबसे पहले तो ये है कि जो जब डिले प्रोसेस होता है तो इट्स मीन बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज जो माइलस्टोन है उनको नॉर्मली अपनी एज के मुताबिक उसके डेवलप नहीं हो रहे हैं, या अगर डेवलप हो रहे हैं तो बहुत ही स्लो प्रोसेस में हो रहे हैं. इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, या तो बच्चा बोलने में बहुत ज़्यादा उसको ट्रबल होती है और समझने में भी हो सकती है. अगेन मैं कंटिन्यू करूँगी सर उमैर और सर गुल की बात को कि ये डिपेंड करता है सेवेरिटी पे कि कितनी सीवियर लेवल है उसका, उसके अकॉर्डिंग. समहाउ ये कॉम्बिनेशन के साथ होती हैं, हियरिंग, स्पीच एंड कॉग्निशन के कॉम्बिनेशंस के साथ होती हैं, और हमें तमाम चीज़ों में उसका अफेक्ट नज़र आता है. ब्रीफली मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि जब हम स्पीच एंड लैंग्वेज डिले की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें बहुत हाईलाइटेड होती हैं. सबसे पहले तो बच्चा बैबलिंग नहीं करता. 15 मंथ तक बच्चा इस काबिल नहीं होता कि बच्चा बैबल कर सके, लाइक ब ब ब ब म ये कुछ साउंड्स होते हैं जो बड़ा ही इनिशियल लेवल पे या फर्स्ट वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. लेकिन जब बच्चा स्पीच डिले के साथ होता है तो ये बैबलिंग उसकी 15 मंथ्स तक नहीं होती. 2 इयर्स तक बच्चा नहीं बोलता, जो कि मोस्टली थोड़ा सा इग्नोर भी हो जाता है कि फलां का बच्चा लेट बोला, हमारा बच्चा लेट बोला तो इसको भी छोड़ दिया जाए. लेकिन समाव वो ये होता है कि बच्चा डिलेट के साथ होता है और बच्चा नहीं बोल सकता 2 इयर्स में. 3 इयर्स में नॉर्मली बच्चा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, अभी भी थोड़ा थोड़ा हमें टच करना पड़ रहा है, बिकॉज हम डिलेट को जब टच करते हैं तो बताते हैं कि नॉर्मली ये लेवल होता है जो कि एबनॉर्मल सिचुएशन में या डिले सिचुएशन में ये नहीं होती. 3 साल का बच्चा जो होता है, छोटे छोटे जो लफ्ज होते हैं उनको मिला के एक स्मॉल सेंटेंसेस फॉर्म में बताना शुरू कर देता है, जबकि डिलेट के साथ जब बच्चा होता है तो वो इन चीज़ों को नहीं बता पाता और सेंटेंस लेवल पे नहीं होता. अगर वो होता भी है तो वो वर्ड लेवल पे कम्युनिकेट कर रहा होता है. बच्चा डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा होता. ये भी एक बहुत हाईलाइटेड सी इशू सिचुएशन होती है, और साइन ये इंडिकेट करता है कि बच्चा स्पीच डिले के साथ है. प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा आती हैं, आर्टिकुलेशन एरर्स जिसको हम कह सकते हैं, वो लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सही तरीके से अदा नहीं कर सकता. मोस्टली जैसे रिसेंट में एक बच्चे को अटेंड कर रही हूँ जिसे कहते हैं नानो, तो वो नामो कहता है. चीज़ें उसमें डेवलप तो हो रही हैं लेकिन वो रॉन्ग वे में जा रहा है, वो करेक्ट वे में नहीं जा रहा. लफ्ज़ों को गैदर करना, इकट्ठा करना, उनको सेंटेंस लेवल पे लेके आना, उनको समझना और उनको समझाना, दोनों ही सिचुएशंस बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं. ये तमाम जो साइंस हैं बच्चे को स्पीच एंड लैंग्वेज जो माइलस्टोन है उसमें डिले को शो करता है कि बच्चा नॉर्मल एज से पीछे जा रहा है, नॉर्मल एज के अकॉर्डिंग वो माइलस्टोन को अचीव नहीं कर रहा. तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बड़ी हाइलाइटेड सी चीज़ें होती हैं जो नज़र भी आ जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
पेरेंट्स उसको इग्नोर कर जाते हैं, सम टाइम बॉदर नहीं करते, या सम टाइम वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो कहते हैं कि शायद हमारे फैमिली में किसी और ने भी लेट बोला था, तो वो डिले करते रहते हैं, जबकि वो डिले प्रोसीजर में चल रहा होता है। मैं मिश्रा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, बिहेवियरली देखा जाए, तो किस तरीके से बच्चा अपने माइलस्टोन में जब डिले होता है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स वो शो करता है। प्लीज मैं मिश्रा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि सर उमैर ने, सर गुल ने और मैम नायला ने बहुत अच्छे से और डिटेल से हमें बताया डिले माइलस्टोन के बारे में। इन्होंने डिफरेंट हमें सिम्टम्स बताए हैं, जिस तरह से इनिशियल बच्चा जिसमें हम नोट कर सकते हैं, जिसमें फ़िज़िकल सिम्टम्स जो होते हैं वो सर उमैर ने अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर दी हैं। जिस तरह से मोटर स्किल्स जिसमें वो बच्चा डिले होता है, वो सर गुल ने हमें एक्सप्लेन कर दिया है। स्पीच प्रॉब्लम जो कि बहुत कॉमन हमें नज़र आ सकता है, वो मैम नायला ने हमें एक्सप्लेन कर दी है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कॉग्निशन पे डिलेड माइलस्टोन का क्या इफ़ेक्ट होता है और उसकी क्या सिम्टम्स है डिले माइलस्टोन के। इसमें हम सबसे पहली चीज़ कि जो बच्चा होता है अपनी एज के बच्चों से बहुत आहिस्ते से के साथ उसकी जो लर्निंग होती है और जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब बच्चा बैठता है, जैसे कि सर ने बताया, उसकी क्रॉलिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अपनी एज के बच्चों से बहुत स्लो हो रही होती हैं। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कम्युनिकेशन, बच्चे की जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्ट होती है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता। इसके अलावा बच्चा सोशलाइज नहीं होता, जब उसकी कम्युनिकेशन नहीं होती वो इजीली सोशलाइज भी नहीं होता, और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो नहीं दे रहा होता। जिस तरह से कि बच्चे को अगर कोई गुस्सा हो या फिर रोना आ रहा हो, या डिले माइलस्टोन के साथ जो बच्चा होगा वो आपको कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देगा। आप उसकी तरफ स्माइल करेंगे तो वो आपको रिटर्न में स्माइल नहीं देगा। इसके अलावा आई कांटेक्ट भी वो नहीं देगा। आप उसके साइड पे या सामने कोई चीज़ जो है रखेंगे, कोई नॉइज़ी चीज़ होगी, उस पे भी वो आई कांटेक्ट नहीं देगा, तो हमें ये अलार्म हो जाएगा कि ये बच्चा जो है इसमें ये डिलेड माइलस्टोन के साथ है। इसके बाद जो बच्चा होता है उसका जो आईक्यू होता है वो बहुत लो होता है। डिले माइलस्टोन के साथ जो होते हैं उनका आईक्यू भी अपनी एज के बच्चों का जैसा नहीं होता, बल्कि वो भी स्लो होता है। इनकी टॉकिंग के बारे में, जैसे कि वो भी बात हो गई, उनकी टॉकिंग नहीं होती, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उनकी सोशल लाइफ इफ़ेक्ट हो जाती है। वो जिस तरह से उनकी एज के बच्चे अपने पीयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, ये बच्चे जो होते हैं इजीली अपने पीयर्स के साथ नहीं खेल रहे होते, बल्कि वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। डेली लिविंग जो चीज़ें होती हैं वो उनको रिमेंबर नहीं होती, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है चीज़ों को याद रखने में, बार-बार उनको बतानी पड़ती हैं, फिर जाके उनको कहीं किसी चीज़ की कोई समझ आती है। कोई अपनी चीज़ रख देंगे, वो उनको नहीं पता होगा कि उन्होंने अपनी चीज़ें कहाँ रख दी हैं। कोई लॉजिकल चीज़ होगी, उसकी भी उनको इजीली समझ नहीं आएगी कि इसकी लॉजिक क्या है। उनको डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए आपको वो लॉजिक समझानी पड़ती है। इसके बाद जिस तरह से कि डेली रूटीन के काम होते हैं उनके, जिस तरह से कि उन्होंने हैंड वॉश करने हैं या अपना ड्रेस चेंज करना है, अपने रूम के बारे में, अपने टॉयज़ के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में भी उनको नहीं पता होता कि हमने इनको कहाँ रखना है या कैसे एडजस्ट करना है। इन सारे जो साइंस होते हैं इनके डिफरेंट रीज़न्स होते हैं, इनकी रीज़न्स जेनेटिक्स भी हो सकती हैं। जिस तरह से डाउन सिंड्रोम है, ये जेनेटिकली हो सकता है। इसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ट्रॉमा हो सकता है ब्रेन में, जिस तरह से कि बच्चे को जब छोटे बच्चे उनको शेक किया जाता है, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले हो जाते हैं। साइको सोशल ट्रॉमा हो सकता है, और कुछ प्री नेटल चीज़ें होती हैं, जिस तरह से कि कोई अल्कोहल यूज़ करता हो, मेडिकेशन हो, या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, इनकी वजह से भी बच्चा जो होता है तो उसकी माइलस्टोन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा बच्चा जो होता है उसकी जो होती है लॉजिकल थिंकिंग, उस पे काफ़ी सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। जब उसकी लॉजिकल थिंकिंग कॉग्निशन जो होगी उस पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट होगा, तो वो अपनी कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं कर सकेगा, अपनी एज के मुताबिक नहीं कर सकेगा। जी मैम। ओके, फाइन। कि इतनी ज़्यादा ये इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं कि अगर एक चीज़ में डिले होता है तो ऑब्वियसली उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। हम इसके इम्पैक्ट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि पेरेंट्स किस हद तक डिलेड माइलस्टोन को एक्सेप्ट कर पाते हैं।
या वो एक्सेप्टेंस में ही टाइम इतना गुजार देते हैं क्या कि वो प्रीशियस टाइम को ज़ाया कर देते हैं। सर उमेर, आप प्लीज़ बताएं कि क्या पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी उन्हें पता चलता है, खुद स्क्रीन आउट कर लेते हैं, या प्रीशियस टाइम गुजारने के बाद ही आपकी फील्ड में आते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे का मसला है, या अपनी हद तक वो कोशिश कर चुके होते हैं, क्या सिलसिला होता है? मैम असल में ये होता है कि जो पेरेंट्स जिसको इस चीज़ का आइडिया होता है, जहाँ जिसके ख़ानदान में पहले ऐसी चीज़ हो चुकी होती है कि डिलेड जो बच्चा होता है उसकी ट्रीटमेंट ये होती है, तो फिर वो पेरेंट्स जल्दी आ जाते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा डिलेड है या हमारा बच्चा अपने नॉर्मल वाले एज बच्चों के साथ नहीं है, उनसे ये पीछे है, तो वो आ जाते हैं। फिर एक दूसरे टाइप वो पेरेंट्स का होता है जो कहते हैं कि फला का बच्चा 9 साल के बाद बोला था, ठीक है, हमारा भी बोलेगा। फला का बच्चा 6 साल में चला था, हमारा भी चलेगा। तो जैसे जैसे वो पेरेंट्स उस बच्चे को डिले करते जाते हैं, वैसे सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो रिकवरी के चांसेस कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, सीवियरिटी अगर ज़्यादा है तो रिकवरी कम होगी, स्लो होगी, चांस स्लो हो जाएंगे। माइल्ड होगा तो रिकवरी जल्दी आ जाएगी। जैसे पेरेंट्स को पता लग जाता है कि भाई डिलेड है, वो आ जाती है, तो उसकी रिकवरी क्विक हो जाती है। जैसे पेरेंट्स उसमें लेट करते हैं तो बच्चा डे बाय डे पीछे चला जाता है। पहले अगर नेक होल्डिंग नहीं आ रही थी तो जारिए अगर वही बच्चा 3 महीने में जिसने नेक होल्डिंग नहीं की है, उस बच्चे को 6 मंथ में सिटिंग और जो है क्रॉलिंग पे आना था, अब 3 मंथ से उसने नेक होल्डिंग नहीं किए, तो 6 मंथ तक उसने नेक होल्डिंग नहीं की, तो जो उसके क्रॉल वाले थे और सिटिंग वाले माइलस्टोन थे वो 6 से 1 साल तक पीछे चले गए, डबल, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया। आपने अगर उसको ट्रीट नहीं किया कि उसकी सीवियरिटी बढ़ गई तो उसका रिकवरी चांसेस कम हो जाएंगे। तो मोस्टली जो होते हैं पेरेंट्स, वो जिनको पता होता है तो वो इस टाइम पे ले आते हैं, अगर जिसको नहीं होता है तो वो डिले कर देते हैं। मैम ओके, फाइन। अच्छा, उमेर, मैं इस सिलसिले में एक बात पूछूं कि अक्सर बच्चे ट्रीटमेंट नहीं ले, पेरेंट्स भी ओके चलेगा और वो चल भी शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी जो वॉक होती है, जो गेट होती है, वो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट होती है। तो इस सिलसिले में जो पेरेंट्स छोड़ देते हैं, लाइक इब्राहिम का शायद केस था, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस हमारे पास भी ऐसे थे कि जिनकी वॉक तो थी, इंडिपेंडेंट थे, डिपेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन सही नहीं थे। उस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? असल में यही होता है कि कुछ पेरेंट्स की साइकोलॉजी होती है कि यार हमारा बच्चा जो है, हम लेकर गए थे, वो इधर तकरीबन 1 मंथ में उसने सिटिंग भी कर ली, क्रॉलिंग भी कर ली, अब उस बच्चे का फेज आ गया स्टेडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग, 3 उसके फेज रह गए। तो वो पेरेंट्स कहते हैं कि अब हमारा बच्चा ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, अब हमारा बच्चा चलेगा। तो ये होगा, अगर जो डिलेड बच्चा होता है तो जारी है आपके बच्चे के ऑलरेडी जो साइन है, वो माइल्ड स्टोन थे, वो डिले हो गए। अब जैसे एक फिजिकल थेरापिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट वो रिकवरी फेज में ले आता है और पेरेंट्स उसको बीच में छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को और सीवियर कंडीशन में ले जा रहे हैं। अगर इससे आपके बच्चे की थेरापी नहीं हुई आगे, तो वो जो है इससे भी पीछे डिले हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हमने सुना था कि अगर बच्चे की वो नहीं होगी तो बच्चा डिले वाला पहले ही डिले होता है, फिर वो चीज़ें भूल जाता है कि भाई मुझे सिटिंग कैसे मैंने की थी। क्योंकि बच्चा ऐसा भी हमने केसेस देखे हैं, जिस बच्चे की हमने सेटिंग डेवलप करवा ली, वो बच्चा अब घर चला गया, फिर उसने थेरापी छोड़ दी, 6 महीने के बाद आ गया कि अब बच्चा सेट तो कर लेता है पर सपोर्ट के साथ, अनसपोर्ट को हम कहते हैं तो वो गिर जाता है, क्योंकि अब वो उसके मसल्स वो एडॉप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये जो ट्रीटमेंट का आप कह रही थी ना मैम, तो ये मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि अगर वो स्टार्ट करवा रहे हैं तो अपने बच्चे की प्रॉपर और जो उसकी कंप्लीट थेरेपी है वो करवाएं।
तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर करवा के छोड़ दे कि भाई इस महीने नहीं करवाते, इस हफ्ते नहीं करवाते, तो वो बच्चा और भी रिस्क पे हो जाता है कि अगर उसकी सीवियरिटी बढ़ भी सकती है, क्योंकि अगर बच्चा रिवर्स हो गया तो वो पहले से ज़्यादा रिवर्स हो जाता है। यस हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर, कुल मुझे ये बताएं कि मोस्टली हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले तो आइडिया तब होता है जब कंपैरिजन होता है। आपके पास पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी है, अब्रॉड का एक्सपीरियंस भी है। मोस्टली ये होता है कि जब कोई बच्चा अपने ही सर्कल में होता है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते कि ये कितना डिले है। जब वो वापस अपनी फैमिलीज में आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, तो उन्हें पता चलता है ओ हमारा बच्चा तो इतने डिले चला गया है। तो क्या एक्सेप्टेंस है डिलेड माइलस्टोन की, और कितना जल्दी वो कन्विंस हो जाते हैं थेरेपीज के लिए, या वो टाइम पे छोड़ देते हैं वक्त पे कि ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक्चुअली पेरेंट्स के ऊपर भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ओके, कंपैरिजन भी होती है बच्चों में। ओके, किसी और का बच्चा देर से स्टार्ट किया था बोलना या चलना, तो इट्स ओके, हमारा भी कर लेगा बाद में। एक रीजन, वन ऑफ द रीजंस। दूसरा रीजन, इवन इफ दे एक्सेप्ट, दे गो टू द डॉक्टर, दे गेट डायग्नोज्ड, लेकिन प्रॉपर रेफरल नहीं होती। उनको ये बोला जाता है ओके टेक दिस मेडिसिन, या फिर ही विल डू बाय हिमसेल्फ अपने टाइम पे। तो ये दो चीज़ें हैं। तो एक तो अगर पता नहीं होता तो आपको डेफिनेटली, अगर जैसे लेट थेरेपी स्टार्ट होंगी तो उनके रिजल्ट्स भी देर से आएंगे। लेट सपोज अगर बच्चा 6 साल का हो गया एंड स्टिल ही इज नॉट जो उनकी डेवलपमेंटल ग्रॉस मोटर स्किल स्कोर उसकी 3 years ओल्ड बच्चे की है, तो डेफिनेटली ही विल बी लेकिंग इन स्कूल ऑक्यूपेशंस और प्लेग्राउंड एक्टिविटीज़, जितनी भी चीज़ें हैं काफ़ी उसमें लेकिंग होगी। हाँ, बाद में जब उनको रियलाइज होता है पेरेंट्स को कि ओके आवर किड इज डिलेड, सो देन दे स्टार्ट थेरेपीज। और उसके बाद अगर प्रोग्नोसिस की बात करें तो जो डेवलपमेंटल डिलेड की जो प्रोग्नोसिस है थेरेपी वाइज, स्पीच और ओटी और फिजियो, सो काफ़ी हद तक जल्दी प्रोग्नोसिस होती है, जल्दी ठीक हो जाते हैं। नॉट ठीक, मतलब they attain their normal developmental milestones, normal motor skills या fine motor skills। तो बाकी हाँ, कंपेरेटिवली अगर यहाँ के और वहाँ की, डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, लॉट्स ऑफ लाइफस्टाइल डिफरेंसेस। वहाँ पे देयर इज अ लॉट टू डू विद द किड्स, रनिंग, क्रॉलिंग, प्ले एरिया, और घर भी इतने बड़े बड़े होते हैं तो इजी एक्सेस होता है हर जगह पे जाना। हाँ, कंपेरेटिवली यहाँ पे पेरेंट्स को अवेयरनेस है एंड दे डू अ लॉट विद फॉर देयर किड्स। वो हमारे पास आने से पहले ही वो गूगल करके आते हैं कि ओके हमारे बच्चों में ये चीज़ें लेकिन हैं, और ओटी और फिजियो और स्पीच कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं हमारे बच्चे को। बिल्कुल। हमारे प्लेटफॉर्म का अवेयरनेस का भी मकसद यही है कि पाकिस्तान की भी इतनी हो और कि एक जब और बच्चे चीज़ मैं ऐड ले करना जाए चाहूँगा। तो वो फौरन इसको जी जी श्योर। जी हाँ, वो ये है कि जैसे एज पर आवर डिस्कशन, ये लेटर लाइफ में जाके डेवलपमेंटल डिलेड माइलस्टोन नहीं होते, और वो अर्ली स्टेजेस में ही शुरू हो जाते हैं। लेट सपोज परमिटिव रिफ्लेक्सेस लेट होते हैं, या फिर नेक होल्डिंग, आई कांटेक्ट, और वो सब सारा कुछ डिलेड होता है। लेकिन दूसरी वजह ये होती है कि कभी कभी विथ टाइम, विथ एज, और विद 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 एक्सपोजर ऑफ इन्वायरमेंट, वो बच्चा इम्प्रूवमेंट कर रहा होता है मीनवाइल, ओके, आई कांटेक्ट वाइज और फिजिकल मोटर वाइज। लेकिन कुछ लेकिंग्स आती हैं बाद में, जिसकी वजह से थेरेपीज की ज़रूरत पड़ती है, और देन दे आर रेफर्ड टू द थेरेपिस्ट। लेकिन पेरेंट्स फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं ओके हमारा बच्चा यस डिलेड था लेकिन थोड़ा बहुत कॉप अप कर गया। लेट सपोज अगर 6 साल का बच्चा है, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिलेड थे, नेक होल्डिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, वो सब डिलेड था, लेकिन विद टाइम वो कर गया, और उसकी और कोई कोमोर्बिडिटी नहीं थी, और कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। लेकिन स्कूल एज में जाके बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्राउंड एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं, या 6 साल का बच्चा साइकिलिंग नहीं कर रहा, जो कि उसको 3 साल में करना चाहिए, एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो एडवांस्ड लाइफ स्किल्स हैं, एडवांस लाइफ स्किल्स जो कि बेस्ड हैं हमारी प्रिमिटिव लिक्सेस पे टोटली, और सेंसरी पे, बाद में जाके वो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एडवांस लाइफ स्किल्स में, देन वी गेट रेफरल्स फ्रॉम देम आल्सो।
सो पेरेंट्स कभी-कभी ओके रिलैक्स भी होते हैं कि ही इज़ डूइंग वेल, सो लेकिन लेटर लाइफ में ही गेट्स प्रॉब्लम। अच्छा, मेरे में क्वेश्चन आया है तहसीन बिल्कुल। बशीर का। उसके हाउ वुड हवाले यू से बिल्ड और मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अ फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री स्टूडेंट? प्लीज रिपीट अगेन। How would you build or maintain a positive relationship with a frustrated or angry student? आई थिंक ओके, इट्स फाइन। इसका मेरे ख्याल में आप अ अच्छा जवाब देंगे। हाँ, साइकोलॉजिस्ट अच्छे से जवाब दे सकती हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड ओनली डिपेंड्स ऑन, पता नहीं कौन से स्टूडेंट की बात कर रही हैं, इज ही डायग्नोज्ड, इज ही टिपिकल और एटिपिकल, और आप उसको उसके अकॉर्डिंग लेके चलें, इज ही वर्बल और नॉन वर्बल, वी हैव टू नो द रीजन वो एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, डज ही हैव सेंसरी इश्यूज, डज ही लेक इन कम्युनिकेशन, और is he able to explain or convey his demands, और उसको कौन सी चीज बॉदर कर रही है। यस, सरगुल ने बहुत अच्छा आंसर इसका किया है। उसको कौन सी चीज़ बॉदर कर रही है और वो किस वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता लगाना होगा। और जो चीज़ उसको तंग करती है, जिस वजह से वो एंग्री हो रहा है, हमने उस चीज़ को सबसे पहले ट्रीट करना है और उसके बाद फिर हमने उसका सेशन कंटिन्यू रखना है। करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। हम मोस्टली पेरेंट्स से यही कहते हैं कि किसी भी चीज़ की हमने कॉज़ फाइंड करनी होती है, उसके बाद हम मैनेजमेंट पे आते हैं। अगर विदाउट कॉज़ हम कोई पेरेंट्स पूछता है कि इसकी मैनेजमेंट हमें बता दे, तो कभी भी एक प्रोफ़ेशनल फाइनली कभी नहीं बता सकता और नहीं बताना चाहिए जब तक कि उसकी कॉज़ फाइंड ना कर ली जाए। मैम सादिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम सादिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें जॉइन किया। थोड़ा डिले हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम डिफरेंट की बात कर रहे हैं, और जो बच्चा नॉर्मली अपने क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सकता एज के अकॉर्डिंग, उसकी लर्निंग लेवल पे कैसे अफेक्ट पड़ता है और कौन-कौन से साइन एंड सिम्पटम्स सामने आते हैं पेरेंट्स के? जी मैम सादिया, आप आवाज़ सुन रही हैं? फाइन। शायद नेट इशू है। स्पीच के हवाले से मैं यहाँ पे बात करूँगी कि जो साइन प्रोमिनेंट होते हैं, उनमें बच्चे का ना बोलना, बच्चे का अपनी जो डिमांड है उसको कन्वे ना कर सकना, ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। खैर इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं पैरेंटल अवेयरनेस के अकॉर्डिंग देखूँ, तो स्पीच एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा जो भी बोलता है माँ और बाप समझ लेते हैं। इवन देन कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। बच्चे के डिफरेंट क्राई से माँ को पता चल जाता है कि अंदर ये जो रोना है, ये ब्लू रोना है या दर्द करना है। खुद अंडरस्टैंड कर लेती हैं, तो वो इस चीज़ कदर नहीं करती कि क्या सराउंड बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो बच्चा जैसा भी बोलता है, बच्चा साइन लैंग्वेज यूज़ करता है, बच्चा जेस्चर्स के साथ कोई अपनी डिमांड पूरी करवाता है, तो वो उसकी डिमांड जब फुलफिल होती रहती है, तो स्पीच की जो रिक्वायरमेंट है वो डिले चली जाती है। और एक जो बहुत बड़ा फिनोमेना है कि हमारा बच्चा नहीं बोला तो कोई मसला नहीं, फलाँ का बच्चा भी देर से बोला था, तो ये इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से जो कंसल्ट किया जाता है वो ज़रा डिले चला जाता है प्रोसीजर। एक और बात ये है कि जब हमारी फैमिलीज़ जो हैं अब्रॉड में रह रही होती हैं, क्योंकि वहाँ सेपरेट फैमिलीज़ रह रही होती हैं, तो उनके सामने कोई कंपैरिज़न नहीं होता। और इवन अगर उनका ये दूसरा बच्चा होता है या तीसरा बच्चा होता है, तो तब भी उनके ख़्याल में ये होता है कि बच्चे क्योंकि अपनी-अपनी जगहों पे बिज़ी होते हैं या स्क्रीन टाइम में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो उनको ऐसा एक्सपोज़र नहीं मिला कि वो उनको जज कर सकें। इवन देन कि हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि बच्चे के पास कितने वर्ड्स हैं, तो वो एक बड़ा पॉज़ आ जाता है और उन्हें पता नहीं होता है कि हम कितने वर्ड्स बताएँ, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता कि कितने वर्ड्स हैं। अब वो समहाउ पानी को अगर मम कह रहा है, तो वो उसको भी वर्ड कंसीडर कर रहे हैं, और समहाउ वो पूरी-पूरी जो पोएम्स पढ़ रहा है, उसको भी वो कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फंक्शनल चीज़ों को नहीं देखते।
वही फैमिलीज़ जब अपने रेफरेंस के साथ मिलती हैं, पाकिस्तान में आती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक ह्यूज गैप है। बहरहाल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन स्पीच डिले बहुत ज़्यादा इग्नोर भी हो जाता है कंपैरिज़न के सिलसिले में। तो अगेन हम इसके इम्पैक्ट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इशरत से कहूँगी कि आप बताएँ कि पैरेंटल एक्सेप्टेंस क्या होती है? क्योंकि जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, चाहे बच्चा जितना भी बिहेवियर इशू के साथ होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिमांड के साथ आते हैं कि बच्चे की स्पीच नहीं है, बस बच्चे की स्पीच डेवलप हो जाए। उसके बिहाइंड क्या रिसेप्शन उसकी अच्छी है, क्या उसकी सिटिंग अच्छी है, क्या कंसंट्रेशन है, वो इन तमाम चीज़ों को बॉदर नहीं करते और कहते हैं कि ये लाडला है, दैट्स व्हाई उसका ये बिहेवियर है। अदरवाइज़ बस बोलता नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। जी मैम, इशरत कैसे समझाएँगे आप पेरेंट्स को, या पेरेंट्स में कितनी अवेयरनेस आप महसूस करती हैं? मैम, पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स आते हैं उनका फर्स्ट कंसर्न यही होता है कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है। क्योंकि स्पीच एक ऐसी चीज़ है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे बच्चे की स्पीच और बाकी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता खुद ठीक हो जाएँगी। जैसे स्पीच और हमारी बिहेवियर थेरेपी दोनों चीज़ें इंटरलिंक हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। कुछ चीज़ें जो हैं इन चीज़ों में हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब हम बिहेवियर थेरेपी और स्पीच थेरेपी साथ-साथ लेके चलेंगे, तो बच्चे के लिए इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा मतलब फर्स्ट वीक में लेके आएँगे तो कहेंगे हमारे बच्चे की स्पीच में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। मैं हमेशा जिस तरह से पेरेंट्स को यही बात समझाती हूँ कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है, और उसकी एग्ज़ाम्पल भी ऐसे ही देती हूँ कि जैसे आप स्टेयर्स चढ़ेंगे, आप सबसे पहले फर्स्ट ईयर पे जाएँगे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे और फिर अपस्टेयर्स जाएँगे। पेरेंट्स को यही समझने की ज़रूरत है कि स्पीच और बिहेवियर दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। सबसे पहले बच्चा स्पीच के लिए, सबसे पहले बच्चे के लिए कौन-सी चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा आपको इमिटेट करेगा तो बच्चा स्पीच सीखेगा। अगर वो इमिटेट नहीं कर रहा तो वो स्पीच भी नहीं सीख सकता। इसके लिए सबसे पहले इमिटेशंस के लिए भी ज़रूरी है कि वो आई कॉन्टैक्ट देगा तो उसकी इमिटेशन आएगी। वो कंसंट्रेशन देगा तो उसका आगे स्पीच की तरफ वो आएगा। पेरेंट्स जो हैं उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि बिहेवियर थेरेपी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और बच्चे की बिहेवियर थेरेपी होगी तो वो स्पीच थेरेपी के लिए आएगा। ये इनिशियल पेरेंट्स के लिए है। जिस तरह से आपने बात किया कि कौन-सी चीज़ सबसे पहले हम बिहेवियर में उनकी जो डिलेड माइलस्टोन की वज़ह से आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहे होते, हम उनके आई कॉन्टैक्ट पे वर्क करते हैं, उनके डिलेड माइलस्टोन में जो दूसरी चीज़ है उनकी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आम बच्चे जो हैं वो हर एक्टिविटी पे कंसंट्रेट करते हैं, और ये बच्चे जो हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और अगर कंसंट्रेशन इनकी आ भी जाएगी तो ये ईज़िली फेड अप हो जाते हैं। ये एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देते। एकदम से इनको कोई और एक्टिविटी चाहिए होती है, लेकिन ये सब चीज़ें इनको बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए सिखाई जाती हैं कि आपने कैसे अपने टर्न का वेट करना है, और एक ही सिटिंग में आपने एक ही एक्टिविटी को कैसे करना है। ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन पेरेंट्स टाइम टेकिंग जो है इससे वो समझते हैं कि हमारे बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। जिस तरह से सर गुल ने भी बात की थी कि जितना टाइम गुज़र जाएगा, बच्चा 6 साल तक पहुँच जाता है, उसको उतना ही टाइम रिक्वायर होता है रिकवरी के लिए। बच्चे की रिकवरी के लिए जितना टाइम वो अपना लॉस्ट कर चुके होते हैं, उतना ही टाइम आगे चाहिए होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी इंटेलिजेंस पे होता है कि वो कितने ज़्यादा चीज़ को पिक कर रहे हैं। अब पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ते हो गए, 3 हफ़्ते हो गए हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। उनकी पिकिंग पावर कितनी है, हमने ये चेक करना है, और उनकी पिकिंग पावर को लेके हमने बच्चों को आगे चलना होता है। पेरेंट्स को इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो एक नॉर्मल बच्चा है और जो एक अबनॉर्मल बच्चा है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। हमने बच्चे के लेवल पे जाके बच्चे के साथ काम करना है। हमने एक नॉर्मल बच्चे के लेवल पे जाना होगा, उसके नॉर्मली उसके साथ बिहेव करेंगे। लेकिन जब हम अबनॉर्मल बच्चे की बात करेंगे तो हमें अबनॉर्मल बच्चे के लेवल पे आना होगा, और वो टाइम टेकिंग होगा। कुछ बच्चे जो होते हैं वो 2 मंथ्स में आपको रिस्पॉन्स करते हैं, और पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स के बच्चों को भी देखते हैं और वो कहते हैं कि फ़लाँ बच्चे ने जो है वो 2 मंथ्स में रिकवर कर लिया था। लेकिन हमारे बच्चे को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इसकी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस होती है लेकिन कोई ख़ास नहीं होती। लेकिन वही बात मैं अगेन कहूँगी कि बच्चे की पिकिंग पावर जो है उसकी तरफ हम देखेंगे, और फिर हम बच्चे का आगे वर्क स्टार्ट करेंगे। और पेरेंट्स के लिए अगेन ये कहूँगी कि अवेयरनेस जो है हमें मतलब एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और जितने थेरेपिस्ट हैं, ये हम सब की ड्यूटी है कि हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें और पेरेंट्स को अवेयरनेस दें कि
कौन सा पॉइंट स्टार्ट है, बच्चा किस चीज़ों की वजह से पीछे रह जाएगा। अब जो बात आ जाती है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चे पे डिले माइलस्टोन का। सबसे पहली चीज़ जो है उसकी सोशलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। बच्चे की सोशलाइजेशन नहीं होगी, वो दूसरे बच्चों के साथ उठेगा बैठेगा नहीं, उसकी कम्युनिकेशन भी नहीं होगी। जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर वही स्पीच प्रॉब्लम आ जाता है। इसकी वजह से एक और जो इम्पैक्ट है वही है कि उसकी लर्निंग स्लो हो जाती है। जब उसकी लर्निंग स्लो होगी तो उसकी एकेडमिक जो है तो वो काफ़ी उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा। बच्चा जो होता है वो स्लो लर्नर होता है। बाकी बच्चे जो हैं वो आधे घंटे की क्लास में अपना लेक्चर जो है वो सुनते हैं, चीज़ें पिक करते हैं और उनका आंसर भी अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन यही बच्चा है जिसको अगर हम कोई चीज़ सिखाएँगे, इसको एक चीज़ सिखाने के लिए हमें 2 से 3 घंटे जो होते हैं ये चाहिए होंगे। लेकिन ऐसे बच्चों को अक्सर इग्नोर भी किया जाता है क्लास में। मतलब टीचर्स को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ नॉर्मल सेटअप की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल जो एजुकेशनल सेटअप है उसकी बात कर रही हूँ कि वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है। मोस्टली जो टीचर्स हैं, मोस्टली पेरेंट्स जो हैं, मैं इन बच्चों के बारे में ये कहूँगी कि इनको पनिश करते हैं। पनिश करने की वजह से उनमें एक और जो इम्पैक्ट जो असर उन पे पड़ेगा वो ये होगा कि बच्चा जो है तो वो इग्नोरेंस फ़ील करेगा, उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी, उसकी सेल्फ एफिकेसी लो हो जाएगी। और जैसे ही बच्चे की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी लो होगी तो बच्चा जो है तो वो पढ़ना शुरू नहीं करेगा, बल्कि वो और पीछे जाएगा। और एक और जो चीज़ यहाँ से आपको स्पीच प्रॉब्लम की तरफ लेके आएगी वो स्टेमरिंग लेके आएगी। बच्चे को जब अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो स्लो लर्नर था, आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि आपने उसको पनिश किया, तो ये चीज़ सीधी उसकी स्टेमरिंग पे आएगी। बच्चा स्टेमरिंग करना स्टार्ट कर देगा, जिससे उसकी स्पीच इश्यूज़ काफ़ी स्टार्ट हो जाएंगे। पेरेंट्स को अवेयरनेस की ज़रूरत है और उनके लिए हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, और इस तरह के प्रोग्राम जो पेरेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव हों, ताकि वो अपने बच्चे के लिए एक फ्रेंडली माहौल लेके आ सकें। बच्चे को हमने एनवायरनमेंट के मुताबिक कैसे लेके चलना है। जी मैम। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम सादिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सादिया क्या सादिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा सर उमर, क्या इम्पैक्ट होता है अगर डिले माइलस्टोन के साथ बच्चा होता है तो इसका उसकी लाइफ पे, उसके फ्यूचर पे? जी सर उमर। आई थिंक सो सर उमर बेसिकली के नेट का बच्चा भी इशू माइलस्टोन चल में रहा डिले है। होता है। सर उमर, आपको आवाज़ आ रही है? ओके। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जब भी बच्चा डिलेड माइलस्टोन के साथ होता है तो उसकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट होता है। बच्चा अपने जो सॉरी मैम, आवाज़ एक्टिविटीज़ हैं कट उनको रही है मैम। परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके, एज के अकॉर्डिंग। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक हो गया, चलिए कोई मसला नहीं है। तो बच्चा एज के अकॉर्डिंग अपने माइलस्टोन को जब अचीव नहीं कर पाता तो उसमें बहुत से इम्पैक्ट होते हैं, बहुत से जो सिम्टम मज़ीद होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, वो जी, जी, आवाज़ आ प्रोमिनेंट रही है होना मैम, शुरू आप हो कंटिन्यू जाते करें, हैं। मैं सुन रहा हूँ। बच्चा आइसोलेट होना शुरू हो जाता है, बच्चा अपनी जो एक्टिविटीज़ होती है उनको परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के हिसाब से देखें तो तब भी बच्चा डिले चला जाता है। ऑब्वियसली जब बच्चा चलेगा नहीं तो बच्चा एनरोल नहीं होगा, बच्चा बोलेगा नहीं, बच्चे की मोटर स्किल्स पे वर्क नहीं हुआ होगा तो बच्चा स्कूल में दाखिल नहीं हो सकेगा, इसलिए उसके अर्ली ईयर्स भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इमोशनली, सोशली, और उसके बिहेवियर में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ये वो तमाम इम्पैक्ट हैं जो स्पीच ना होने की वजह से, मोटर स्किल ना होने की वजह से या की वजह से फेस करने पर। मैं अपनी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो तो इस प्लेटफॉर्म पे आके पेरेंट्स को तरीके से अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही कीन ऑब्जर्वर बन के अपने बच्चों के साथ रहना है और इनको देखना है और उनके साथ काम करना है। स्पेशली डब्ल्यूबीसी के प्लेटफॉर्म
से मैं ये कहूँगी पेरेंट्स को कि पेंडेमिक की वजह से जो एक्टिविटीज़, थेरेपी सर्विसेज रुकी हुई हैं, उनको ऑनलाइन भी कंटिन्यू किया जा सकता है। मैम इशरत, सर उमैर, मैम सादिया, सर गुल, ये तमाम वो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो तमाम प्रोफेशनल्स हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम ऑथर्स को टच करेंगे ताकि जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको केयरफुल किया देखा जा सके और जो चीज़ें नहीं हुई उनके लिए हम केयरफुल हो जाएं, ताकि मज़ीद तेज़ी के साथ हम काम करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड में हम टीम के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम इशरत, सर उमैर, मैम सादिया, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम। थैंक यू। और स्पेशली डब्ल्यूबीसी की ये जो टीम है ये इस पेंडेमिक में फ्रंट लाइन पे अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही है और सोसाइटी में जितना मुमकिन है अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रही है। सैल्यूट है इस टीम को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।